आज प्रगति भवन में प्रदेश कैबिनेट की बैठक होने जा रही है और कैबिनेट की यह बैठक सुबह 10 बजे सीएम केसीआर की अध्यक्षता में होगी। मंत्रिमंडल कल विधानसभा में पेश किए जाने वाले राज्य के बजट पर चर्चा करेंगे और उसे मंजूरी देंगे। इस बैठक के बाद सीएम केसीआर महाराष्ट्र की नांदेड़ सभा के लिए रवाना होंगी। सत्तारूढ़ दल ने इसे गर्व के साथ लिया है क्योंकि टीआरएस ने बीआरएस बनने के बाद यह पहली राष्ट्रीय स्तर की बैठक होगी। मंत्री इंद्रकरण रेड्डी ने इस बैठक से जुड़ी व्यवस्थाओं का पूरी तरह से जायजा लिया है। सीएम केसीआर सचखंड गुरुद्वार में मत्था टेकने के बाद बैठक में शामिल होंगे और इस बैठक में भारी संख्या में लोग शामिल होंगे। विधानसभा की बैठकें सुचारू रूप से जारी रही है और बैठक के दौरान विपक्ष शोर शराबा कर राज्य सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे की जमकर आलोचना की है। विपक्ष के सदस्यों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए सत्ता पक्ष के मंत्री और विधायक विपक्ष पर जमकर बरसे। वही मंत्री केटीआर देश की प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर बरसे हैं। मंत्री केटीआर ने विधानसभा में केंद्र सरकार पर जमकर बरसे और उन्होंने कहा है, देश में किसान विरोधी काले कानून लाने के प्रयास में 750 किसान अपनी जान गंवा चुके हैं और दुनिया में कहीं भी ऐसा दुष्ट प्रधानमंत्री देखने को नहीं मिला है। उन्होंने आरोप लगाया कि हमारा किसान राज्य है जबकि बीजेपी इसे कॉर्पोरेट स्टेट कर रही है। उन्होंने कहा, ऋतु बंधु का यूएनओ भी तेलंगाना सरकार की प्रतिष्ठित योजनाओं की सराहना कर रहा है। बीआरएस के नारे अब की सरकार किसान सरकार का प्रदेश में प्रचार किया जा रहा है। विपक्षी पार्टियां राज्य सरकार को परिवार की पार्टी बताकर उसकी आलोचना कर रही है। मंत्री केटीआर ने अपने ही अंदाज में विपक्षी सदस्यों की आलोचना पर खरी खोटी सुनाई है। मंत्री केटीआर ने विपक्ष की आलोचना की तीखा जवाब देते हुए कहा है, हाँ, ये सब परिवार का राज है। केटीआर जिनकी राज्य में केसीआर के परिवार के शासन के लिए विपक्ष द्वारा आलोचना की जा रही है। उन्होंने कहा, राज्य के लोगों का समूह परिवार की तरह है। केसीआर के लिए राज्य के लोग परिवार के सदस्यों की तरह ही हैं। उन्होंने समझाते हुए कहा है कि तेलंगाना में 4 करोड़ लोग उनके परिवार के सदस्य हैं। उन्होंने कहा है कि सीएम केसीआर उस परिवार के सबसे बड़े बेटे हैं, इसलिए उन्होंने कहा है कि परिवार शासन की विपक्ष की आलोचना को भी स्वीकार करेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है, बेहतर होगा कि मंत्री केटीआर केंद्रीय बजट में तेलंगाना को दिए गए फंड के आंकड़े जाने और बोले। उन्होंने केसीआर सरकार से उचित समर्थन नहीं मिलने के लिए राज्य की आलोचना की है। मंत्री ने कहा, केंद्र तेलंगाना में रेलवे लाइनों के विकास के लिए भारी धनराशि आवंटित कर रहा है। उन्होंने खुलासा करते हुए कहा है, अखंड आंध्र प्रदेश में 886 करोड़ रुपए रेलवे आवंटन किए गए तो तेलंगाना बनने के बाद 4,418 करोड़ रुपए आवंटित किए गए और उन्होंने कहा, राज्य में 29,581 करोड़ रुपए की रेल परियोजना पर काम चल रहा है और अन्य 39 रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। Number has been made 5 times to 4,418 crore. 4,418 crore allocation for railways in Telangana. The total number of projects, the value of the projects in Telangana state is 29,581 crore. 29,581 crore. And this can significantly increase if we get the cooperation of the state government. It is very unfortunate that in Telangana, the focus is not on development of infrastructure, the focus is on something else. Very unfortunate that despite central government's so much push for creating strong foundation for long-term growth of the Telangana state and the people of Telangana, there is unfortunately very little support from the state government. Despite repeated reminders from the central government, despite repeated follow-up from the central government, we see very little movement from the state government. And that, unfortunately, still we are committed, and from our side, from the central government side, whatever is needed to be done, we will do, and we are doing. That is the reason why such a huge allocation has been made for the state of Telangana. This can further increase if there is cooperation from the state government in terms of land acquisition, in terms of permits, in terms of the state share which has to be done. If all these things are done in time, then this allocation can further increase. So I request that the
very important sector of Telangana's economy, the railway sector, should be given its due importance by the state government of Telangana. केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने 26,000 करोड़ से अधिक की अनुमानित लागत से लगभग 350 किलोमीटर की लंबाई के साथ बनने वाली रीजनल रिंग रोड की भूमि अधिग्रहण के संबंधित धनराशि तत्काल जारी करने का अनुरोध किया है और इस संदर्भ में उन्होंने सीएम ने केसीआर को पत्र लिखा है। राज्य सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन के अनुरूप क्षेत्रीय रिंग रोड भूमि अधिग्रहण लागत की 50% धनराशि NHAI को जमा करने का अनुरोध पत्र में किया गया है, जबकि RRR परियोजना की पूरी निर्माण लागत केंद्र सरकार वहन करेगी। दोनों सरकारें इस बात पर सहमत हुई है कि केंद्र सरकार भूमि अधिग्रहण लागत का 50% वहन करेगी और शेष 50% राज्य सरकार वहन करेगी। और यह बताया जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र ने न केवल हैदराबाद शहर के चारों ओर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण को मंजूरी दी है, बल्कि गतिविधि के लिए राजपत्र भी जारी किया है। और उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि वर्ष 2022-23 तेलंगाना राज्य के बजट में क्षेत्रीय रिंग रोड भूमि अधिग्रहण के नाम पर 500 करोड़ रुपए आवंटित होने के बावजूद अब तक यह राशि राज्य सरकार द्वारा जारी नहीं की गई है। और उन्होंने कहा कि रीजनल रिंग रोड से हैदराबाद शहर में आने जाने वाले वाहनों का ट्रैफिक नियंत्रित होगा और तेलंगाना क्षेत्र के लोगों को विकास की ओर तेज होगी। विधानसभा में बीजेपी विधायकों ने भी आवाज उठाई और उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है राज्य सरकार डबल बेडरूम से लेकर बेरोजगारी भत्ते तक सभी वर्गों के लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रही है। भाजपा विधायक रघुनंदन राव और ईटेला राजेंद्र ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ मंत्री केटीआर के आरोपों का साहसिक तौर पर जवाब दिया है। विधानसभा में मंत्री केटीआर और बीजेपी विधायक रघुनंदन राव के बीच तीखी नोकझोंक हुई है और विधायक रघुनंदन राव ने बेरोजगारी भत्ते पर मंत्री केटीआर की आलोचना की है और उन्होंने कहा है 3 साल बाद भी तेलंगाना सरकार ने बेरोजगारी लाभ का वादा पूरा नहीं किया है। रघुनंदन राव ने सवालों पर मंत्री केटीआर ने अपने ही अंदाज में व्यंग्य किया है। मंत्री केटीआर ने रघुनंदन राव के सवालों पर सीधा जवाब नहीं दिया। रघुनंदन ने कहा है विधायकों को ECDP फंड नहीं दे रही है। भाजपा विधायक ईटेला राजेंद्र ने कहा है कि केटीआर के महान शब्द है कि सत्ता स्थायी नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें लोगों की वसूले गए टैक्स की राशि से चलती है और देश की अपनी कुछ जिम्मेदारियां होती है और राज्य की कुछ अपनी जिम्मेदारियां होती है। उन्होंने पूछा है कि सरकार धनी समस्याओं का समाधान कब तक करेगी जो उनकी जिम्मेदारी है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार गरीबों को कुछ देने के बजाय उनसे जमीन छीन रही है। पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं। उन्होंने पूछा है क्या राज्य पेट्रोल पर टैक्स कम करेगा। मंत्री केटीआर ने अपने ही अंदाज में कांग्रेस नेताओं की जमकर आलोचना की है। मनुगोडू चुनाव का जिक्र करते हुए मंत्री ने कहा चुनाव का सामना करने के बाद कांग्रेस उम्मीदवार की तरह अष्टदरिद्री नहीं हुए और ना ही सन्यासी बने। कांग्रेस विधायक जग्गा रेड्डी ने राज्य सरकार की गलतियों को दोहराया। विधानसभा में मंत्री केटीआर की टिप्पणियों पर CLP नेता मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने आपत्ति जताई है। केटीआर ने आलोचना करते हुए कहा है अगर गुजरात में चुनाव हो तो उसके नेता ने साथ छोड़ दिया है। उन्होंने कहा है कि वे अष्टदरिद्री होने के बाद भागेंगे नहीं। इस पर मल्लू ने कहा है बीजेपी अगर धर्म के नाम पर देश में नफरत फैला रही है, इस पर रोक लगाने और लोगों को सही मायने आज़ादी दिलवाने के उद्देश्य से राहुल गांधी ने पदयात्रा पूरी की है। कांग्रेस विधायक जग्गा रेड्डी ने सरकार से किसान कर्ज माफी की प्रक्रिया को पूरा करने और गरीबों को 100 गज जमीन देने की योजना को वापस लेने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि फंड के अभाव में स्थानीय जनप्रतिनिधियों को काफ़ी परेशानी हो रही है और उन्होंने सरकार से कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक की सहायता राशि को बढ़ाकर 2 लाख करने की भी मांग की है। उन्होंने कहा है इस योजना के लिए और 2 लाख दिए जाने चाहिए। विधायक जग्गा रेड्डी ने कहा है वे ही गरीब परिवारों को सहायता उपलब्ध कराएंगे। अभी जो राशि दी जा रही है वह उन परिवारों के लिए काफ़ी नहीं है, इसलिए सरकार उन्हें अतिरिक्त 2 लाख रुपए देकर काफ़ी लाभ पहुँचाए। MIM विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने सनसनीखेज बयान दिया। उन्होंने कहा है कि वह आगामी चुनाव में तेलंगाना राज्य के 50 निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ेंगे। मंत्री केटीआर का कहना है कि MIM के वर्तमान में 7 विधायक है और उन्होंने खुलासा किया है कि वे अगले चुनाव में अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और अपनी ताकत दिखाएंगे। उन्होंने कहा है कि वह सुनिश्चित करेंगे कि विधानसभा में MIM पार्टी के कम से कम 15 विधायक हैं। इस बीच जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है राज्य में राजनीति गर्म होती जा रही है। नेता विवादित बयानों से राजनीति पारा चढ़ा रहे हैं। इसी क्रम में MIM विधायक का यह ऐलान है कि वे जितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे वह प्रदेश भर में चर्चा का विषय बन गई। Lastly, sir, Honorable Minister Saab had said about MIM having 7 seats. Sir, I have taken a very serious note of his comment which he has passed on MIM, and I assure him that I am going to make sure that I talk to my party president
and see that we contest more seats in the coming election, and we come not in the number of 7, but I'll make sure that we come in the number of at least 15 next time by contesting at least 50. I will make sure that my party president agrees for this, and if he agrees, I'm sure we will have more number of MIM legislatures here, and who will work together once again with the Bharat Rashtriya Samiti. Sir, I thank you very much for giving me this opportunity, sir. टीपीसीसी रेवंत रेड्डी ने कहा कि बीजेपी और टीआरएस एक ही है। ऐसे समय में जब लोग कांग्रेस की ओर देख रहे हैं, उन्होंने इस बात की आलोचना की कि दोनों ने राजभवन में नाटक कर रहे हैं। रेवंत गुस्से में कहा है कि राज्यपाल ने विधानसभा गवाह के रूप में सफेद झूठ के साथ केसीआर की प्रशंसा की है। अब तक कई मामलों में केसीआर के प्रदर्शन की आलोचना कर चुके राज्यपाल से सवाल किया कि अब उन्होंने अपनी आवाज क्यों बदली है। रेवंत ने आलोचना की है कि केटीआर ने कैटवॉक और डिस्को डांस के बारे में बात करना बेहतर होगा, उन्हें देश की सुरक्षा संस्कृति का पता नहीं है। वाईएसआरटीपी अध्यक्ष वाईएस शर्मिला ने राज्य में किसी भी समुदाय के साथ न्याय नहीं करने के लिए सीएम केसीआर की आलोचना की है और उन्होंने कहा कि केसीआर विकृत शासन है। उन्होंने केसीआर पर कर्ज माफी से लेकर डबल बेडरूम हाउस तक हर चीज में लोगों को धोखा देने का आरोप लगाया। शर्मिला ने आरोप लगाया कि वाईएसआर ने महिला संघों को मजबूत किया तो केसीआर ने उन्हें कमजोर कर दिया। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार फीस एम्ब्रेसमेंट नहीं कर छात्रों के जीवन से खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि केसीआर सरकार परिवार में 2 लोगों में से केवल एक को पेंशन देकर परिवार में कलह पैदा कर रही है। बीआरएस पार्टी आज महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक विशाल जनसभा करेगी। मंत्री इंद्रकरण रेड्डी ने विधानसभा की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया है। नांदेड़ शहर और सभा स्थल की ओर जाने वाली सभी सड़कों को किलोमीटर तक गुलाबी कर दिया गया है। सीएम केसीआर गुरुद्वारा में मत्था टेकने के बाद बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में भारी संख्या में लोग शामिल होंगे। पिछले 10 दिनों से नांदेड़ में बसे बीआरएस प्रमुख नेताओं ने विभिन्न दलों से असंतुष्ट नेताओं से एक साथ चर्चा की और बैठक के बाद केसीआर शाम को हैदराबाद लौट आएंगे। सत्तारूढ़ दल ने इसे गर्व के साथ लिया क्योंकि टीआरएस के बीआरएस बनने के बाद यह पहली राष्ट्रीय स्तर की बैठक होगी। सीएम केसीआर की बेटी राम्या राव ने डीजीपी से मुलाकात की है और उन्होंने शिकायत की है कि उनके बेटे रितेश राव को इस महीने की 2 तारीख से नहीं देखा गया है और उन्होंने कहा कि उसी दिन बंजारा हिल्स पुलिस होने का दावा करने वाले कुछ लोग उनके घर आए और उन्होंने कहा कि उनका बेटा वहां नहीं है, लेकिन पूरे घर की तलाशी ली। राम्या राव ने शिकायत में कहा है कि उस दिन के बाद से उनके बेटे को नहीं देखा गया है। उन्होंने डीजीपी से अपने बेटे के ठिकाने का खुलासा करने को कहा है। एडिशनल डीजीपी ने कहा है कि वह कमिश्नर से बात कर अपने बेटी का पता ठिकाना बताएगा। उसने बंजारा हिल्स पुलिस से माफी की मांग की है जो महिला पुलिस के बिना आधी रात को उसके घर आई थी। राम्या ने पुलिस पर विधानसभा में चारों और बदमाशों का संरक्षण देने का आरोप लगाया। पीसीसी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मल्लू रवि को पुलिस ने सीआरपीसी 41A के तहत नोटिस जारी किया है और सिकंदराबाद पुलिस ने गांधी भवन में बारास नायकुडू द्वारा दायर एक शिकायत पर एक नोटिस जारी किया कि मुख्यमंत्री केसीआर की तस्वीरों को छेड़छाड़ कर फेसबुक पर पोस्ट किया गया था। इस महीने की 8 तारीख को सुनवाई में शामिल होने की सलाह दी है। वह इस मामले में प्रदेश कांग्रेस के राजनीतिक रणनीतिज्ञ सुनील कुनुगुलु समेत 3 अन्य उपलब्ध नहीं थे। मल्लू रवि ने आरोप लगाया कि पुलिस ने कांग्रेस को परेशान करने के इरादे से नोटिस जारी किया है। जैसे जैसे तेलंगाना राष्ट्र में चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सत्तारूढ़ पार्टी ने अपनी कमर कस ली है। यह उम्मीदवारों के मामले में कदम उठा रहा है। मंत्री केटीआर द्वारा प्रत्यक्ष रूप से पहले उम्मीदवार की घोषणा की गई थी, लेकिन कहना हुआ कि इस पर पूरी तरह से स्पष्टता नहीं है। लेकिन उस उम्मीदवार ने अभी से प्रचार शुरू कर दिया है। इस उम्मीदवार द्वारा की गई टिप्पणी राजनीतिक गलियारों में चर्चा का एक विषय बन गई है। हाल ही में राज्य मंत्री केटीआर ने हुजूराबाद विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरे के दौरान केटीआर ने भरोसा जताया कि जब भी चुनाव आएंगे हुजूराबाद में गुलाबी झंडा फहराया जाएगा। केटीआर के दौरे से क्षेत्र के कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार हुआ है। केटीआर ने कहा है कि बीआरएस को हुजूराबाद की जनता का आशीर्वाद जरूर मिलेगा और उन्होंने परोक्ष रूप से इटेला राजेंद्र की आलोचना करते हुए कहा है कि अगर चुनाव आते हैं तो वे फिर उदास चेहरे के साथ आएंगे और कहेंगे कि हुजूराबाद चुनाव में सफल होंगे। लोगों को सलाह दी जाती है कि उनके शोर और भ्रम से घबराए नहीं। उन्होंने कहा है कि उपचुनाव में हुई गलती की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए और अगले 7 से 8 महीने में हुजूराबाद की धरती पर गुलाबी झंडा फहराना चाहिए।
गुजरात में गुलामी शो के लिए हमें सैंडल ले जाने की जरूरत नहीं है। यह घोषणा की गई है कि हुजूराबाद विधानसभा क्षेत्र को आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराकर विकास में सहयोग किया जाएगा। एमएलसी पार्टी कौशिक रेड्डी के पूछने पर उन्होंने कौशिक रेड्डी को सुझाव दिया है कि जमीगुट्टा और हुजूराबाद मैदान के विकास के लिए करोड़ों रुपए दिए जाएंगे और उन्हें लोगों के बीच रहकर उनकी भलाई देखनी चाहिए। बहरहाल केटीआर की बातों से समझ आता है कि अगले चुनाव में कौशिक रेड्डी का एमएलए टिकट कंफर्म है, लेकिन केटीआर की टिप्पणियों को और मजबूती देने के लिए एमएलसी कौशिक रेड्डी की टिप्पणियां हैं। एमएलसी पार्टी कौशिक रेड्डी ने कहा है कि वह आगामी चुनाव में हुजूराबाद निर्वाचन क्षेत्र से बीआरएस के उम्मीदवार है। मंत्री केटीआर ने भी इस मामले पर सफाई दी और उन्होंने कहा है कि अगर प्रदेश के राज्यपाल दिल्ली के आदेश का पालन करते हैं तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उन्होंने विधायकों में स्वीकृत राज्य के विकास विधायकों की आलोचना की है। उनकी भाषा की आलोचना कर रहे बीजेपी नेताओं से कहा है कि एमएलसी कविता के खिलाफ निजामाबाद के सांसद द्वारा बोली जाने वाली भाषा पर जवाब दें। करीमनगर, निजामाबाद के सांसद और हुजूराबाद के विधायकों पर अपनी मर्जी से मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलने का आरोप लगाया गया है और उन्होंने कहा है कि हुजूराबाद में विधायक कैंप कार्यालय जल्द ही मंत्री के साथ खोला जाएगा और उन्हें इसमें सम्मानपूर्वक आमंत्रित किया जाएगा। कई राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अगर कौशिक चुनाव तक इसी दायरे में रहे तो विधायक के तौर पर उनकी जीत जरूरी होगी। आइए देखते हैं पहले कौशिक रेड्डी की रणनीति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहचान दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में होती है। अमेरिका स्थित मॉर्निंग कंसल्ट सर्वेक्षण के अनुसार मोदी 78% रेटिंग के साथ शीर्ष स्थान पर है। संगठन ने कुल 22 वैश्विक नेताओं का सर्वेक्षण किया। रेटिंग पिछले महीने 26 से 31 जनवरी तक जुटाए गए आंकड़ों के आधार पर दी गई है। मैक्सिकन राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल सूची में दूसरे स्थान पर है। स्विस राष्ट्रपति एलन बर्सेट ने 62% रेटिंग के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन को महज 40% वोट मिला है। इटली के नवनिर्वाचित चरमपंथी नेता जियोर्जिया मेलोनी 6वें स्थान पर है और उसके बाद भारतीय मूल के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक 30% के साथ 12वें स्थान पर है।